नमस्कार। राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले लेते हैं। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम को भी असंवैधानिक माना है। साथ ही ये भी कहा है कि यह अधिनियम बेहद खतरनाक है और संविधान का उल्लंघन करता है। क्या कहना है दीपेंद्र हुड्डा का, वो सुनते हैं। या तो वो कानून मन से नहीं बनाया गया था, केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार जिसका गठन, जिसका समझौता दो बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों। ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। ये समझौता ना तो पेंशन पे था ना रिजर्वेशन पे था। ये समझौता भ्रष्टाचार के कमीशन पे था। केवल भ्रष्टाचार के आधार पे समझौता हुआ था। और हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं। सुदीप श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, और अभिषेक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों हमारे साथ हैं। सुदीप जी, आप इन विषयों को जानते हैं। इस जो आज जो हाई कोर्ट ने किया है, ये कितना बड़ा झटका है, खासकर वैसे राज्यों के लिए जहां पे जातीय जनगणना हुई है और जिनका मकसद भी यहां तक पहुंचना था। देखिए बाबा, ये पहली बात तो ये है कि आरक्षण के मुद्दे पर अलग अलग कोर्ट में कई बार इस तरीके के फैसले आए हैं कि 50% की सीमा को पार नहीं करना है। पहला मुद्दा तो यही होता है कि 50% की सीमा से अधिक आरक्षण किसी के लिए नहीं करना है, क्योंकि जो संविधान में समानता का अधिकार है, ये उसका कहीं उल्लंघन करता है। दूसरी बात यह है कि ये जो 75% आरक्षण था, ये जातिगत ना होकर हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट पहले कई फैसलों में अपने डोमिसाइल 1 करके जजमेंट दे चुका है कि पूरे देश का नागरिक कहीं भी किसी भी कोने में जाके काम कर सकता है, तो उस स्थिति में हरियाणा सरकार के द्वारा 75% केवल स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण करना, वहां पर ये बात बिल्कुल सही है कि इसको अगर आपको कोर्ट में टिकाना है तो इसके लिए प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि हरियाणा के लोग पिछले 50 साल में तरक्की नहीं कर पाए हैं, या उनको वो हक नहीं मिला है जिसके वो हकदार थे। तो ये चीजें कोर्ट में साबित नहीं हुई। जो जाति जनगणना हो रही है उसमें इस तरीके के कुछ चीजों को शामिल किया गया है, जैसे उनका सोशल स्टेटस क्या है और बाकी उनके जो आर्थिक सामाजिक अन्य पहलू हैं उनको। लेकिन जी ये आरक्षण के सवाल पर तो अब देश में आगे इस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि इंडिया जी गठबंधन भी ये शायद कह रहा है बड़े शब्दों में कि 50% की सीमा सैक्रोसेंट नहीं है, इसको जी, हमको क्रॉस करना है। और ईडब्ल्यूएस में ये सीमा एक्चुअल में क्रॉस हो भी चुकी है क्रॉस हो कि चुका है। पचास ये परसेंट के मेरा ऊपर अब सवाल वही है ईडब्ल्यूएस। कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही ये सीमा क्रॉस की है और कई राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में जो है आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है। कई कई लोग कहते हैं कि 9th शेड्यूल में डालना चाहिए। अभिषेक, आप महाराष्ट्र की राजनीति को भी जानते हैं और बाकी जगहों की भी, वहाँ भी मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा है और इसी बहस में अटका हुआ है। आज जो हरियाणा जो हाईकोर्ट ने किया है, उसका क्या असर देखते हैं, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जिनके पास डाटा है और वो भी आने वाले दिनों में यही करने वाले हैं। उन्होंने तो आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है, लेकिन अगला जो उनका कदम होगा वो प्राइवेट सेक्टर ही होगा। उसमें पिछले कुछ कुछ दिनों में जो बदलाव हुए हैं बाबा, उनको बहुत तरीके से देखना होगा। एक ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरीके के संकेत दिए हैं कि जाति जनगणना के हम खिलाफ नहीं है। ये बीजेपी का एक तरीके से जो बिहार से उनका टेक अवे है, उसको उन्होंने अब एक तरीके से मान लिया है कि बिहार में वैसे भी वो इसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि पिछड़ों की राजनीति करने का जो मन था या पिछड़ों की राजनीति जो कर सकती थी वो बीजेपी कर रही थी। उसने पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाया, उसने पिछड़ों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। और ऐसी स्थिति में वो ये नहीं चाहेंगे, कि बीजेपी नहीं चाहती है कि ये सारा का सारा क्रेडिट कांग्रेस या दूसरी पार्टियां ले जाए, इंडिया जी गठबंधन ले जाए या इंडी गठबंधन ले जाए, दोनों में से हम उसको कोई भी नाम से जान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो आरक्षण का बवाल है, ये इस समय चुनाव की में बहुत बड़ा कारक बन रहा है। मराठा आरक्षण में भी आप देखिए कि वहां पे वही संकेत हैं जो दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि डोमिसाइल का मसला, जैसा कि सुदीप बता रहे हैं, झारखंड में हमने देखा है कि वो भी एक बारूद का ढेर है। अगर आप डोमिसाइल जैसे मसलों जी को उठाते हैं तो फिर और भी सारे नए नए संकेत चीजों को मिलने लगते हैं। जी तो एक तो वो इतना आसान मसला नहीं है, क्योंकि जिसकी तरफ सुदीप इशारा कर रहे हैं वो मैं भी मानता हूं कि संविधान ने अगर जो हमें जो मूलभूत आजादियां दी हैं, उन मूलभूत आजादियों में कहीं पे भी व्यवसाय या काम करने की आजादी भी उसमें शामिल है। लेकिन जब अभिषेक इतना तो बिहार तय के है लोग कि इससे आकर एक नई बहस महाराष्ट्र जो में है कुछ काम वो करने आते वो हैं। जरूर शुरू होगी नए सिरे से। अब इस मुद्दे पे इतना ही, आगे बढ़ते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान पूरा हो चुका है और इसी के साथ नतीजों का काउंटडाउन भी जो है शुरू हो चुका है। इसका जवाब जो है 3 दिसंबर को मिलेगा। मध्य प्रदेश में मतदान 6 बजे तक मतदान हुआ है और अभी तक जो 5 बजे के आंकड़े आए हैं वो 71.1% हैं। अब बताएं कि आप दोनों मेहमानों से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो सुनाते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। मतदान चल रहा है, जनता उत्साह में है। भांजे भांजे भी वोट डाल रहे हैं, लाडली बहना डाल ही रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। शिवराज जी, आप सुबह से ही लाडली बहनों के बीच में हैं, तिलक करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे। और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बम्बई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। सर, आप 135 कहते रहे, कुछ बढ़ रहा आंकड़ा क्या? हर हालत में 130 प्लस। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर आज 5 बजे तक मतदान पूरा हो गया। 5 बजे तक 67.3% मतदान हुआ है। इसका क्या मतलब है ये जानने के लिए चलते हैं। सुदीप, आप बताएं। एक जगह जो है लगता है कि जो मतदान है वो का प्रतिशत जो है शायद पिछले बार से अधिक हो जाए और छत्तीसगढ़ में शायद पिछले बार से कम हो। इसका क्या मतलब है सुदीप? बाबा, मैं अभी लोरमी विधानसभा में हूँ। यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तक देखा है कि अभी भी वोट डाले जा रहे हैं और 5 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ेगा। पहले फेज में भी हम देख चुके हैं कि क्या है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इलाके, बहुत अंदरूनी इलाके हैं जहां पर 5 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत था वो करीब 3.5% फाइनल फिगर में बढ़ा हुआ आया। तो पिछले बार से हो सकता है थोड़ा कम हो, क्योंकि पिछले बार जोगी की पार्टी भी पूरे ताकत से चुनाव मैदान में थी। इस बार तो सीधा मुकाबला ज्यादा। इसका मतलब समझा दीजिए दर्शकों को। बाबा क्या कह रहे हैं? पिछले बार से कम मतदान होता है 1-2%, तो इसका मतलब समझा दीजिए दर्शकों को। हाँ, देखिए, पिछले बार से कम मतदान होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट जरूर काटे हैं, लेकिन 48 से 49 विधायक उसके पहले से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो लोकल लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है उसके कारण कुछ जगहों पर जो है मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। और एक कारण ये भी है कि जो जोगी बसपा अलायंस था वो इस बार नहीं है, तो वो जो तीसरा अलायंस मजबूती से अपने वोटों को निकाल रहा था और डलवा रहा था, उनमें भी एक अलूपनेस और इंडिफरेंटनेस है। तो वो उसमें भी शायद एडवांटेज है। देखने को हमको मिले। किसको एडवांटेज है? देखिए, एडवांटेज अभी पूरे फिगर जब आ जाएंगे अलग अलग। यहाँ पर मैं एक चीज बाबा विशेष रूप से बता दूं, ये 3 भौगोलिक हिस्सों में चुनाव हो रहा है। सरगुजा का चुनाव एकदम अलग है, बस्तर का चुनाव अलग है, और बीच का जो महानदी मैदान का इलाका है जिसमें 64 सीटें आती हैं, उसका चुनाव एकदम अलग है। यहाँ धान का मुद्दा 64 सीटों पर बहुत अहम है। तो ये अगर अलग अलग सीटों पे हमको अलग अलग ट्रेंड देखने को मिला है पुराने सर घूमने पर, और मुझे लगता है कि वो परिणाम में भी दिखेगा। इसलिए पूरे एक बार वोटिंग फिगर आ जाए तब ये कहना उचित होगा कि किस जगह पर, जैसे सरगुजा में अगर कम हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर कांग्रेस कुछ सीटें बचा लेगी। चलिए, अच्छी बात है। जाहिर है सुदीप जो है कुछ भी
सुदीप अभी कुछ भी कमिट नहीं करना चाहते हैं। अभिषेक, आप बताइए, मध्य प्रदेश में यदि मतदान का आंकड़ा 75% से 75% से अधिक होता है तो उसका क्या मतलब है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश पे भी आऊंगा, लेकिन चूंकि मैं अखंड मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा हूं, तो जहां पे सुदीप बैठे हैं लोरमी में, तो वो जो कह रहे हैं, तो मैं उसमें बस ये समझना चाह रहा था उनसे, वो हो सकता है मुझे बताते, मैं फोन पे बाद में भी बात कर लूंगा, कि लोरमी में अरुण साव की स्थिति, क्योंकि जेसीसी जे से वहां पर कांग्रेस के रिबेल्स आए हैं और इस बार 22 के टिकट काटे हैं भूपेश बघेल ने। तो अगर वो 22 के टिकट कटते हैं तो कहीं ना कहीं से पीछे से सब लोग आए हैं। तो सागर बैस जो है लोरमी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, वो अरुण साव के सामने खड़े हुए हैं, जो कि पार्टी प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और कांग्रेस भी है मुकाबले में, तो त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर भी हो गया। तो इस बार त्रिकोणी में कांग्रेस। अभिषेक, यहाँ एक और एंगल है, यहाँ पर एक रेबेल शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है जो एक्टिविस्ट है, और वो बहुत स्ट्रांग एक्टिविस्ट है, और वो भी वोट काट रहा है, इसलिए यहाँ अरुण साव को 3 तरफा फायदा हो रहा है। अदरवाइज अरुण साव इस सीट पर। बिल्कुल, तो मैं जो बाबा 90 की जो चुनाव है, 90 सीटों का, छत्तीसगढ़ का चुनाव कई जगहों पर मध्य प्रदेश से ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वहां पर जो बस्तर वाला इलाका अगर आप छोड़ दें थोड़ी बहुत, तो उन इलाकों से आप बाहर निकल के आ जाएं, तो वहां पर थर्ड फ्रंट का प्लेयर कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल अदा करता है। बीएसपी के में आप देखिए कि अभिषेक, मैंने आपसे मध्य प्रदेश के बारे में पूछा था कि मध्य प्रदेश में यदि 75% से ऊपर होता है, उसका मतलब बताइए। मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व मतदान हो रहा है बाबा, मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं। मध्य प्रदेश में अगर ये जो अब से थोड़ी देर पहले मेरी लोगों से बात हुई है, अगर ये 77% से ऊपर चला जाता है, 80% से थोड़ा सा आसपास है, तो इसके मायने कांग्रेस के लिए तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि आज सारे लोग ये कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं कि ये जो वोटिंग हुई है इसमें महिलाओं का फीसदी कितना है, क्योंकि अभी एग्जिट पोल्स के लिए जो अभी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम सारे लोगों के फोन यहाँ पे लगातार बज रहे हैं, क्योंकि इस बार जो एग्जिट पोल एजेंसीज हैं वो सारे फोन पर आपसे पूछ भी रही हैं, रिकॉर्डेड मैसेज पे आपको सिर्फ बटन ए या बी दबाना है, बहुत आसान होता है जब ऐसे एग्जिट पोल करने होते हैं। तो जो आप जो कह रहे हैं वो ये कि क्या स्थिति मजबूत थी कांग्रेस की, कांग्रेस का नैरेटिव मैनेजमेंट सही था, मतलब बहुत ज्यादा आगे था बीजेपी के, तो और विज्ञापनों में भी और सोशल मीडिया में भी, तो आप समझ सकते हैं कि उनका और वो एक एंटी इनकम्बेंसी शिवराज जी के खिलाफ है, ये लगातार सारे चुनावी पंडित कह रहे थे, जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं तो इसकी मूलभूत जो कारण है वो ये कि क्या लाडली बहना योजना भी उस तरीके से कारगर नहीं हुई है, अगर हुई है तो क्या उसका रिफ्लेक्शन हमें ये अभूतपूर्व मतदान में दिखेगा, क्योंकि ये 77% के करीब जाना, मतलब उससे ज्यादा जाने का मतलब होगा कि बहुत कुछ अनयूजुअल हो रहा है मध्य प्रदेश में, अनयूजुअल हो रहा है। एक बस अंतिम संक्षेप में जवाब चाहूंगा सुदीप, इसका मतलब क्या होगा यदि अभिषेक की बात माने तो 80 के करीब 77-78% तक जाता है? संक्षेप में देखिए, संक्षेप में यह है कि जो 28 सीटों पर उपचुनाव जीतकर जो दोबारा सरकार बनाई गई थी, मुझे ये लगता है कि लोगों ने उसको पसंद नहीं किया है। लोगों ने एक जनादेश दिया था, चाहे कमजोर जनादेश हो, उनकी इच्छा यही थी कि ये सरकार 5 साल चले, और बीच में उस सरकार को बदल के जो सरकार बनाई गई और फिर से शिवराज सिंह चौहान, जिसको हरा दिया था लोगों ने, उनको मुख्यमंत्री चूंकि बना दिया गया, तो मुझे लगता है कि इस बार जनता जो है डिसाइसिव मैंडेट देने वाली है, जिससे कि कोई सरकार बने तो उसको गिराया ना जा सके। जी, बहुत अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं वह जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा कहाँ छूता है। यदि 77% से अधिक मतदान होता है उसके दोनों मतलब हो सकते हैं, या तो जो है सरकार के खिलाफ वोट हुआ है, लेकिन यदि लाडली बहना का यदि इम्पैक्ट होता है तो क्या वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। दोनों बातें जो हैं इस पर लागू होती हैं। राज्यों की जंग में वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, चंद पलों में लौटते हैं। नजरें हमारे कैमरों की, नजरिया आपके नुमाइंदों का, चुनेंगे आप, दिखाएंगे हम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर जिले, हर पोलिंग बूथ से सबसे बड़ी टीम एनडीटीवी के भरोसे के साथ
क्योंकि चुनाव मतलब एनडीटीवी। राज्यों की जंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश में छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन कोई सीरियस घटना नहीं हुई। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज मतदान के बीच गरियाबंद मैनपुर में नक्सली हमला हुआ। इस दौरान एक जवान शहीद हो गए। शहीद जवान जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी का दल मतदान समाप्त होने के बाद लौट रहा था, तभी नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। तो अभी असली आंकड़े जो है वोटिंग 6 बजे तक थी मध्य प्रदेश में, लेकिन अंतिम आंकड़े आने अभी बाकी है। फिलहाल राज्यों की जंग में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।